हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के वीडियोस की लिस्ट में भी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो विंड है वो हमारे लाइफ में अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट डालती है। या फिर हमने पढ़ा कि जैसे विंड की जो स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। हम इस बात को एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी देख चुके हैं। इसके बाद हमने एक्टिविटी 8.4 की थी, जिसमें हमने देखा कि कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, मतलब आप जब फूंक मारते हैं तो क्या आप अपनी फूंक से हवा से किसी चीज़ को उठा सकते हैं। ये हम अभी तक कर चुके हैं। देन इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जितना स्पीड बढ़ती जाती है हवा की, उतना ही एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो ये सब हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए आज हम करेंगे, हमारी है एक्टिविटी 8.6। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो अगली एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। तो इससे हम गर्म हवा के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। एक्टिविटी 8.6, टेक टू पेपर बैग्स take two paper bags or empty paper cups of the same size, hang the two bags। मतलब अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो खाली पेपर बैग लेने हैं या फिर आप दो पेपर कप्स लीजिए। हैंग द टू बैग्स इन हैंग द टू बैग्स इन इन्वर्टेड पोजिशंस, मतलब उन दोनों को आप उल्टा करके टांग दीजिए। जैसा कि आपको आपकी पिक्चर में दिखाया है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है खुला है, मतलब इनको उल्टा करके धागे के साथ बांध के टांग दिया गया है। इन द इन्वर्टेड पोजिशंस ऑफ द टू एंड्स ऑफ मेटल और अ वुडन स्टिक, मतलब इनको किसी वुडन स्टिक की तरह, मतलब एक तरह से जो आपकी भार तोलने वाला जैसे रहता है, तो उसके जैसे आप इसको उल्टा करके एक मेटल की या फिर लकड़ी की डंडी के ऊपर आप इनको टांग देंगे। द टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। अब आप उसके जो आपकी लकड़ी है जिस पे आपने इसको बांधा है, उसके सेंटर में आप एक धागा बांधिए। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस, जैसा कि आप वो बैलेंस करने वाले जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसी तरह आप इसको उस धागे से पकड़िए। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर। अब इसमें जैसे आपको आपकी पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, उसी तरह से आप एक बैग के नीचे एक मोमबत्ती को जलाइए। जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको दिखाया गया, तो इसी तरह से आप एक बैग के नीचे एक कैंडल को जलाइए एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब ध्यान से देखिए क्या होता है। वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्ड। अब सोचने की बात है कि जो बैग है उनका बैलेंस क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों एक साइज़ के थे तो बराबर टंगे हुए थे, लेकिन जब हमने एक के नीचे कैंडल जलाई तो वो ऊपर उठ गई जबकि दूसरे वाला नीचे बैठा। तो सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप। क्या इस एक्टिविटी से आपको ऐसा लगता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए जो गर्म हवा वाला बैग था वो जो मोमबत्ती के ऊपर टंगा हुआ गर्म हवा का बैग था वो ऊपर उठ गया। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सुजेस्ट दैट द वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो क्या यहाँ से जब जो हमारा बैलेंस बना था, इसका बैलेंसिंग मशीन बनी थी, उसमें जो डिस्टर्बेंस आई उससे क्या ये बात अच्छे से हमें क्लियर होती है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। अब आप क्या ये बात अच्छे से बता सकते हो कि क्यों जो स्मोक मतलब धुआं होता है, जब भी हम लकड़ी जलाते हैं या कुछ और जलाते हैं तो जो धुआं है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। क्या आप इस बात को अच्छे से बता सकते हो।
ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स। अब ये बात अच्छे से याद रखने योग्य है कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो फैलती है एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और वो ज़्यादा जगह लेती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। अब जब कोई चीज़ एक ही मात्रा की हो लेकिन वो ज़्यादा जगह घेरे तो वो हल्की हो जाती है। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्डर एयर। तो यहाँ से हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है। दिस इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज़ अप। अब यही कारण है जिसकी वजह से जो हवा है वो ऊपर, जो स्मोक है, जो धुआं है, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। अब ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद है इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेस एट द प्लेस। मतलब अगर हम कुदरती रूप में देखें या प्राकृतिक रूप में देखें तो बहुत सी ऐसी हालात आते हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। अब हवा ऊपर उठ जाती है तो उस जगह पे जो हवा का दबाव है वो कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज टू फिल दैट प्लेस। और आसपास के इलाकों की जो ठंडी हवा होती है वो फटाफट तेज़ी से बहती है ताकि उस खाली हवा की जगह को भर सके। दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन इन द एयर। और जैसा इसकी वजह से जो हवा है उसमें कन्वेक्शन मीन्स एक दबाव, एक तरह का दबाव पैदा हो जाता है। एज यू लर्नड इन चैप्टर 4, जैसा कि आपने अपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। Wind currents are generated due to the uneven heating on the earth। अब हमारा पॉइंट है 8.4, इसमें वो कहता है विंड करंट्स आर जनरेटेड, मतलब हवा की लहरें पैदा होती है ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ही मतलब हर जगह पे अलग अलग गर्म, उसमें अलग अलग तापमान पैदा होता है। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं कैसे होता है। दिस सिचुएशंस आर, अब पहली सिचुएशन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो हमारा पृथ्वी रहती है उसके इक्वेटर और जो उसके पोल्स हैं वो अलग अलग गर्म होते हैं। मतलब जो इक्वेटर होता है, सेंट्रल मध्य रेखा जिसे कहते हैं, वो रेखा ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन जो पोल्स हैं वो कम गर्म होते हैं। You might have learnt in geography that the regions close to the equator get maximum heat from the sun। आपने ये बात ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी कि वो इलाके जो मध्य रेखा, मतलब जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, उस रेखा के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म। तो इन जगहों की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेज, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, and the cooler air from the एंड द कूलर एयर, और जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। मतलब जो बाहरी इलाकों की ठंडी हवा होती है वो फटाफट वहाँ पे आती है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये जो हवा होती है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ से, इक्वेटर मीन्स ये जो आपकी मध्य रेखा है, दिस इज इक्वेटर, तो वो इस इक्वेटर की तरफ बढ़ती हुई आती है। At the poles the air is colder than at the latitude about 60 degrees। मतलब अगर हम देखें तो जो हमारे पोल्स होते हैं वहाँ पे जो जगह है, जो हवा होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। तो द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेज इनटू टेक प्लेस। मतलब जो या इस इक्वेटर पे जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है, उसकी वजह से जो ठंडी जगहों की हवा होती है वो फटाफट से उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन, द वार्म एयर इन द लैटिट्यूड्स राइजेस अप, और ये जो जगह की गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स, और जो पोल्स के रीजन होते हैं वहाँ से जो ठंडी हवा होती है वो इट रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। वो गर्म हवा की द्वारा खाली की गई जगह को लेने के लिए भागती है। इन दिस वे द विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, और इस तरह से हवा का सर्कुलेशन मतलब हवा की मूवमेंट डिसाइड हो जाती है फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर। मतलब पोल्स मीन्स जो उसके हमारे पृथ्वी के ध्रुव है वहाँ से वो मध्य रेखा की तरफ तेजी से जो हवा है वो बहनी शुरू हो जाती है। The winds would have flown in the north-south direction
और फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। मतलब जब जो हवा है वो किसी भी तरफ बह सकती है, हो सकता है कि वो हवा नॉर्थ साउथ से या नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ बहे। अ चेंज इन द डायरेक्शन इज़ हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हवा किस तरफ बहेगी ये हमारी पृथ्वी के घूमने पे निर्भर करता है। अब पहला रीज़न तो ये हुआ, अब दूसरा रीज़न क्या है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अब पहली बात तो ये है कि जब हमारी मध्य रेखा में हवा गर्म होती है उसकी वजह से जो हवा है वो तेज़ी से यहाँ से वहाँ जाती है। अब दूसरा रीज़न है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। दूसरा रीज़न है जब हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो धरती का एरिया है, जो लैंड का एरिया है, जब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग गर्म होता है या फिर जो पानी है वो अलग जगह पे अलग अलग गर्म होता है, तो तब क्या होता है। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। तो आपने अभी तक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज मतलब जब गर्म हवा जो है, जब हमारे सी ब्रीज का मतलब हुआ कि जब हमारी जो धरती है वो सॉरी लैंड का एरिया है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जब समुंदर से ठंडी हवा उस गर्म हवा के क्षेत्र को कवर करने के लिए आती है तो उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा समुंदर का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़मीन पे जो हवा है वो ठंडी रहती है, अगर समुंदर का पानी गर्म होता है, हवा ऊपर उठ जाती है, तो ज़मीन का जो पानी है वो उस हवा को कवर करने के लिए जाता है, तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। मतलब अगर ठंडी हवा, इन नटशेल हम कह सकते हैं, अगर ठंडी हवा समुंदर से धरती की तरफ आएगी तो वो सी ब्रीज होती है, अगर ठंडी हवा धरती से समुंदर की तरफ जाएगी तो वो लैंड ब्रीज कहलाती है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। मतलब गर्मियों में जो हमारी मध्य रेखा होती है, इक्वेटर होता है, उसके पास जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशंस। तो वहाँ पे अक्सर जो ज़मीन का तापमान है वो समुंदर के तापमान के मुकाबले ज़्यादा रहता है। द एयर ओवर द लैंड राइजेस, लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। मतलब जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। इसी वजह से जो ठंडी हवा समुंदर के ऊपर होती है वो ज़मीन की तरफ बहने लगती हैं। दीज आर मॉनसून विंड्स। तो इन्हीं हवाओं को मॉनसून विंड्स भी कहा जाता है। द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। अब मॉनसून वर्ड जो है अरेबिक भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है मौसम। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। जबकि सर्दियों में जो हवा के घूमने की गति होती है वो उल्टी हो जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। तो सर्दियों में वो हवा जो है वो धरती से, ज़मीन से समुंदर की तरफ बहती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी द वाटर एंड ब्रिंग रेन। मतलब जो हवा समुंदर से हमारी तरफ आती है उसमें पानी होता है और वो बारिश लेकर आती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल का हिस्सा भी बनती है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मानसून हवाएं होती हैं, मतलब जो समुंदर से धरती की तरफ आती हैं हवाएं, उनमें पानी होता है, इसलिए वो वर्षा भी करती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। अब जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो किसान हैं वो बहुत खुश होते हैं। फार्मर्स इन अ कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं वो अच्छी फसल के लिए या अच्छी अनाज की उत्पत्ति के लिए वर्षा पे ही निर्भर करते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड रेन। इसके अलावा हमारे बहुत से लोकगीत भी ऐसे हैं जो हवा और वर्षा और बादलों पे डिपेंड करते हैं। सिंग एंड इन्जॉय विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग। अगर आपको ऐसा कोई सॉन्ग पता है तो आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कीजिए। हियर इज़ वन फॉर यू। अब आपके लिए भी एक सॉन्ग है। यहाँ पे आपको ये सॉन्ग बताया गया है, रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई। मतलब पूरे आसमान पे गरजते हुए बादल हैं। टेल अस दैट मॉनसून इज़ हियर। आप हमें ये बताओ कि मॉनसून आ चुका है।
डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर, मतलब गहरे काले रंग के और तैरते हुए जो बादल हैं, देन पोर ये हमारे ऊपर क्या गिराएंगे, रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर, ये हर जगह बारिश गिराएंगे। क्लाउड्स मेक लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड, अब ये जो क्लाउड्स हैं इनकी वजह से जो लाइटनिंग है, मतलब जो बिजली है वो गरजेगी, फ्लैश ओवरहेड हमारे सिरों पे बादलों में जो बिजली है वो गरजेगी। एंड इरीगेट फील्ड्स विद द रेन, और हमारे जो दूर दूर तक फैले खेत हैं इनको जो बारिश है वो दूर दूर तक सिंचाई कर देगी। क्लाउड्स मेक अर्थ इट्स फ्रेगरेंस स्प्रेड, अब जो क्लाउड्स हैं मतलब जो बारिश है, जो बादल हैं उनकी वजह से जो बारिश होगी, इट्स फ्रेगरेंस स्प्रेड, इसकी वजह से धरती की जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैल जाएगी। व्हेन वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, मतलब जब हमारी जो धरती है वो बारिश की बूंदों से गीली होगी तो उसकी वजह से दूर तक खुशबू फैल जाएगी। राइजिंग फ्रॉम द ओशंस वास्ट क्लाउड्स फिल अप विद रेन, मतलब जो बादल है वो कहाँ से उठकर आए हैं, वो दूर के समुद्रों से, बड़े बड़े समुद्रों से उठकर आए हैं। क्लाउड्स फिल अप विद रेन, और हम अपने साथ क्या लाए हैं, भरे हुए बादल लाए हैं, ऐसे बादल जो कि वर्षा के भरे हुए हैं। रेन टू ओशन बैक एट लास्ट टू मिंगल विद द ओशन अगेन, मतलब रेन टू ओशन, अब इसके बाद जो हवाएं हैं वो वापस समुंदर की तरफ चली जाएंगी, टू मिंगल विद द ओशन अगेन, ये जो बारिश है वापस जाकर समुंदर में ही मिल जाएगी। इसके कहने का मतलब है कि जो बारिश का पानी है वो धरती पे बहेगा, थोड़ा तो धरती पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस जाकर समुंदर में ही मिल जाता है। तो आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद है However, it is not always happy ending. Rains often create problems. मतलब जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशियाँ ही बरसें। रेन ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम, जो बारिश होती है इसकी वजह से कुछ तकलीफ़ें भी आती हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप ऐसी कुछ तकलीफ़ों के बारे में बता सकते हो। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स, मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हो और ये भी डिस्कस कर सकते हो कि उसका हल क्या हो सकता है। In nature itself there are certain situations that can sometimes create disasters, मतलब कुदरत में भी ऐसी कई बार हालात आते हैं जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, जिनकी वजह से जो इंसानी जीवन है, एनिमल्स, जानवर और पेड़ पौधे, इन सबको भी नुकसान होता है या इनके लिए भी खतरा बनता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो चलिए हम ऐसे ही दो सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहली है थंडरस्टॉर्म्स, मतलब जब गड़गड़ाहट के साथ तूफान आते हैं, एंड साइक्लोन्स दूसरा है चक्रवात। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं थंडरस्टॉर्म्स। सबसे पहले हम जानते हैं थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। थंडरस्टॉर्म्स मतलब गड़गड़ाहट के साथ, जब तूफान आता है बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, ये जो गड़गड़ाहट और तूफान है दे डेवलप इन हॉट, मतलब गर्म, ह्यूमिड मीन्स हुम्मस से भरे हुए, एंड ट्रॉपिकल एरियाज, एंड ट्रॉपिकल मीन्स जो जिनके पास से मध्य रेखा गुजरती है, तो ऐसी जगहों पे ये अक्सर पैदा होते हैं थंडरस्टॉर्म्स, इन लाइक इन इंडिया, जैसे कि भारत में। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग विंड्स, अब क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो उसकी वजह से तेजी से जो हवा है वो ऊपर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और इसकी वजह से पानी की जो बूंदें होती हैं हवा में, ये तेजी से बहती हवा उन्हें ऊपर ले जाती है। वेयर दे फ्रीज, और जब ये ऊपर चले जाते हैं वहाँ पे मौसम ठंडा होता है और ये वापस से पानी की बूंदें जम जाती हैं। एंड फॉल डाउन, और ये नीचे गिर जाती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स अ लाइटनिंग एंड साउंड, मतलब जब भी जो हवा होती है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ये जो पानी की बूंदें तेज़ी से यहाँ से वहाँ मूव करती हैं अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, और जब ऐसा हवा के ऊपर उठने के साथ होता है, इट क्रिएट्स लाइटिंग, इसी की वजह से बिजली गरजती है, एंड साउंड, और गर्जना होती है। इट इज़ द इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म, तो इसी इवेंट को, इसी घटना को हम थंडरस्टॉर्म मतलब
गर्जना के साथ आने वाला तूफान कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। अब जो लाइटनिंग है, बिजली का गिरना होता है, उसके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे। इफ़ अ स्टॉर्म इज accompanied by lightning we must take the following precautions। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है कि अगर तूफान आए और बिजली भी गिरे तो हमें ये नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये बातें कौन सी हैं? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। मतलब कोई भी अगर एक अकेला पेड़ हो तो आप उसके नीचे ना खड़े हों। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हो तो एक छोटे पेड़ के नीचे सहारा लें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पे कभी ना लेटें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। कभी भी ऐसा छाता ना लें जिसका नीचे का जो छोर है वो मेटेलिक मीन्स धातु का बना हो। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। कभी भी खिड़की के पास ना बैठें। ओपन गैराजेस। कभी भी खुले हुए गैराज में ना बैठें। स्टोरेज शेड। किसी भी चीज़ को स्टोर करने वाले शेड्स के नीचे ना बैठें। मेटल शेड्स। और किसी भी धातु के बने शेड के नीचे बैठे। एज दे आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। क्योंकि ये सब जगह छुपने के लिए या बचने के लिए सेफ नहीं है। अ कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। किसी कार या बस में बैठे वो एक सुरक्षित जगह है। इफ़ यू आर इन वाटर। अगर आप पानी में हो, गेट आउट। आप वहाँ से बाहर निकल जाए। एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। और एक किसी भी इमारत में चले जाएं। हाउ कैन अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब बात यह है कि जो थंडरस्टॉर्म होता है वो एक चक्रवात कैसे बनता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जब भी पानी को लिक्विड मीन्स तरल से भाप में बदलना होता है तो उसे ताप मीन्स हीट की ज़रूरत होती है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। अब सोचने की बात है, जब जो पानी की भाप होती है वो वापस तरल पदार्थ में बदलती है, क्या वो तब हीट छोड़ती भी है, तब क्या वो ताप पैदा करती भी है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आप इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं या आपको कहीं कुछ याद पड़ता है? Before the cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into water। मतलब जब भी बादल बनते हैं तो उससे पहले जो पानी होता है वो भाप में बदलने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण होता है, उसमें से ताप या गर्मी को सोख लेता है। When the water vapor changes back into liquid form as raindrops। अब ये जो पानी, जो भाप होती है, जब वापस तरल में बदलती है तो वो पानी की बूंदें बनाती है। दिस द हीट इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो उसके बीच में ताप होता है, जो गर्मी होती है, वो वापस वातावरण में चली जाती है। द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। अब जब ये जो ताप होता है, जब ये वापस एटमॉस्फेयर में गर्मी जाती है तो इसकी वजह से आसपास की हवा जो है वो गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। अब ये जो हवा गर्म हो जाती है वो वापस ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से हवा में दबाव कम हो जाता है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और जो तूफान होता है उसके सेंटर मीन्स जो उसका घेरा होता है, बीच की जगह होती है, उसकी तरफ तेजी से हवा दौड़ती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और ऐसा बार बार होता रहता है। द चेन ऑफ द इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। अब ये जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये लगातार होता रहता है। इसकी वजह से एक वेरी लो प्रेशर सिस्टम, मतलब एक जगह पे बहुत कम दबाव का एरिया बन जाता है। विद द वेरी हाई स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड इट। और होता है इसलिए है क्योंकि इसके आसपास बहुत तेज़ी से ठंडी हवा घूमना शुरू कर देती है। इट इज़ अ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल्ड अ साइक्लोन। और ये हवा मौसम की ऐसी स्थिति होती है जिसे हम चक्रवात कहते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। बहुत सी ऐसी बातें जैसे कि हवा की गति क्या है, हवा किस दिशा में जा रही है, तापमान कितना है, या फिर हवा में नमी कितनी है, इनकी वजह से जो चक्रवात है वो अलग अलग लेवल पे पहुंचता है। डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। अब ये जो चक्रवात है इनसे क्या नुकसान होता है ये हमें सोचना समझना चाहिए। साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये जो चक्रवात होती है बहुत विनाशकारी होती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। मतलब अगर समुंदर के किनारे आप रहते हो तो
तेज़ हवाओं की वजह से जो पानी है वो समुंदर से या नदियों से बहकर बाहर निकल जाता है, चाहे कि जो तूफान है वो बहुत दूर भी हो। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। और यही सब जो होते हैं, ये निशानी होते हैं कि हमारी तरफ एक बड़ा तूफान बहता हुआ आ रहा है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। अब ये जो पानी की लहरें इस तूफान की वजह से उठती हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी इंसान उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर। अब क्योंकि जो तूफ़ान होता है, जिस जगह पे तूफ़ान होता है उसके बीच में लो प्रेशर होता है, दबाव कम होता है, उसकी वजह से वहाँ से पानी उठकर ऊपर चला जाता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। जो ऊपर उठने वाला पानी होता है वो 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक भी उठ सकता है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। और ऐसा लगता है कि पानी की एक दीवार किनारे की तरफ बहती हुई आ रही है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। और इसी की वजह से जो समुद्र का पानी है वो निचले इलाकों में भर जाता है, कॉजिंग अ सिवियर लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से जीवन का बहुत नुकसान होता है, एंड प्रॉपर्टी और लोगों के सामान का भी बहुत नुकसान होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इसकी वजह से जो समुद्र का पानी जब ज़मीन पे गिरता है तो उससे ज़मीन का उपजाऊपन भी कम हो जाता है। कंटिन्यूस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अब क्योंकि लगातार उस समय बारिश होती है, इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage the houses, telephones and other communication system। मतलब क्योंकि जो हवा है वो बहुत हाई स्पीड से, मतलब बहुत तेज़ी से बहने वाली जो हवाएं होती हैं, और उसके साथ जो तूफ़ान आता है, इसकी वजह से घरों को, टेलीफोन को और बाकी के संचार साधनों को भी नुकसान पहुंचता है, पेड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, एंड ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इसकी वजह से इंसानी जीवन को और या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सी हमारी जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। A cyclone is known by different names in different parts of the world। ये जो चक्रवाती तूफान होते हैं, इन्हें अलग अलग भागों में, अलग अलग देश के, दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसे अमेरिका में हरिकेन का नाम दिया जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून। और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉर्नेडो के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये हमें टॉर्नेडो के बारे में बताया गया है। पहले हम टॉर्नेडो क्या है ये हम पढ़ते हैं। इन अ कंट्री देयर आर नॉट टॉर्नेडो इन अ कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। मतलब हमारे अगर हम देश में देखें तो टॉर्नेडोज अक्सर नहीं आते। तो पहले हम जानते हैं टॉर्नेडो है क्या। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मतलब टॉर्नेडो एक गहरे काले रंग का फनल शेप मीन्स एक ऐसा कुप्पी की शेप का, कूप की शेप का एक बादल होता है जो ऊपर से खुला होता है और उसका जो सिरा गहरा होता है, नीचे ज़मीन को छूता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अक्सर ये जो टॉर्नेडोज होते हैं ये वीक होते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर। जो एक खतरनाक टॉर्नेडो होता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन द साइक्लोन्स। चक्रवातों में ही ये टॉर्नेडोज बनते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। भारत की अगर हम जितनी तटीय एरिया देखें वो सब जगह पे अक्सर तूफान आते हैं, पर्टिकुलरली इन द ईस्ट कोस्ट। अक्सर ये ईस्ट की जो क्षेत्र है वहाँ पे आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस्ट वल्नरेबल टू द साइक्लोन स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। मतलब अगर हम चक्रवातों की बात करें तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे साइक्लोन्स आते भी कम हैं और अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू।